23 जनवरी 2020 में केरला के अंदर कोविड-19 का पहला केस इंडिया में डिटेक्ट होता है। ये केस के बाद इंडिया के अंदर कोविड की फर्स्ट वेव आती है ना। फर्स्ट वेव के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं कि लोगों को लगता है कि दिस इज़ द अल्टीमेट वेव, इसके बाद कोविड इससे वर्स तो हो ही नहीं सकता। बट उन्हें नहीं पता था कि वो लोग गलत साबित होने वाले हैं। 2021 के डेवोस समिट में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंडिया ने कोविड के ऊपर विक्ट्री पा ली है। उसके एक महीने बाद हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि वी आर इन द एंड गेम ऑफ कोविड। दोनों ही गलत थे। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। COVID-19 infections almost looks like a bit of a tsunami. The number of infections are skyrocketing, with the healthcare system having been pushed to the brink. इस वायरस से 3,15,000 नए मरीज संक्रमित हुए हैं और ये एक दिन में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामलों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। COVID-19 infections and deaths, a group of scientists has come forward and said warnings back in March of a new and more dangerous variant were ignored by इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि सेकेंड वेव इतनी डेडली क्यों थी। देखिए, हम ब्लेम गेम खेल सकते हैं बाकी लोगों की तरह, बट आई थिंक हमें साइंटिफिकली ट्रुथ सीख करना चाहिए। क्या सेंटर की गलती थी? क्या स्टेट बेटर कोऑर्डिनेट कर सकता था? क्या हम लोग बेटर कर सकते थे? लेट्स फाइंड आउट। आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च मैंने 5 रीजंस को डिड्यूस किया है। ये पाँचों रीजंस किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। ये पाँचों ही फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। ये पांचों ही फैक्टर्स की वजह से, कंबाइन होने की वजह से ये वेव इतनी ज़्यादा डेडली और डेंजरस बनी। द डेल्टा वेरिएंट। पहले वेरिएंट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, साइंस में एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये थ्योरी लाइफ में भी अप्लाई होती है। ह्यूमंस ने इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट भले ही किया हो, बट ये थ्योरी हर कोई क्रीचर, हर एनिमल, हर स्पीशीज़, हर वायरस इस्तेमाल करता है। वायरस भी सेम थ्योरी पे ही म्यूटेट करता है। पहले म्यूटेशन का मतलब समझते हैं। म्यूटेशन मतलब खुद के बॉडी में सीक्वेंसिंग में डीएनए, जो सबसे स्मॉलेस्ट इन्फॉर्मेशन कैरिंग यूनिट होती है, उसमें चेंजेस करना, ये होता है म्यूटेशन। जब म्यूटेशन से एक नई वही स्पीशीज़ नया वेरिएंट बन जाती है, एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक अटेन कर लेती है, तब हम उसको कहते हैं वेरिएंट। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर होने के बाद अगर हम बात करें कि वायरस कि इतने ज़्यादा वेरिएंट क्यों होते हैं, तो इसको आप एक बैटल की तरह समझिए। एक एनिमी सामने वाली की स्ट्रेंथ को जानता है, उसकी वीकनेसेस को जानता है, और अगर वो नहीं भी जानता तो बैटल के टाइम पे वो अपनी गलतियों से सीखता है। वायरस के साथ सेम है। हमारी बॉडी में जाने के बाद ही वायरस अलाइव होता है। ओपन एयर में वायरस इज़ एज गुड एज डेड। बॉडी में जैसे ही उसे होस्ट मिलता है, उसके पास एक लिविंग एटमॉस्फेयर मिल जाता है, वो मल्टीप्लाई करता है। नाउ हम में से हर किसी की बॉडी किसी न किसी वे में, सबकी इम्यूनिटी है कि वो वायरस से या बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ सके। वायरस से जब हम ये बैटल, एक छोटी बैटल जीत लेते हैं, तो वायरस कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। यही इन्फॉर्मेशन जब वो ट्रांसमिट करता है, तो सामने वाले के बॉडी में जब वो वायरस गया तो वो इन्फॉर्मेशन भी गई। ये सीक्वेंसिंग मिलियंस ऑफ टाइम्स होती है। यही सीक्वेंसिंग के ज़्यादा होने की वजह से एक ऐसे वेरिएंट कोइंसिडेंटली बन जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट वेरिएंट के अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसने टाइम टू टाइम सीखी हुई हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि एक रोबोट है जिसको एक वॉर में छोड़ दिया और उसको पूरी वॉर से वो सीख सकता है। तो जब वो पूरी वॉर होने के बाद निकलेगा तो वो एक डिफरेंट ही स्पीशीज़ होगी जिसने बहुत कुछ सीख रखा है, उसने एनिमीज़ की सारी गलतियों को जाना हुआ है और वो सामने वाले को और बेटर वे में अटैक कर सकता है। इसी को कहते हैं वेरिएंट। क्योंकि ये इतना लार्ज स्केल पे फैला हुआ वायरस है, तो हर कंट्री के हर पॉपुलेशन में ये सीक्वेंसिंग हुई। जब हर पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप के लोगों के बीच, डिफरेंट टाइप के लोग जिनकी डिफरेंट इम्यूनिटीज़ हैं, उनके बीच ये सीक्वेंसिंग हुई, तो एक डिफरेंट वेरिएंट निकला। इसीलिए आप अलग अलग वेरिएंट समझेंगे। एक ब्राज़ील में निकला हुआ है, एक यूके में निकला था, एक साउथ अफ्रीका में भी निकला था, और एक वेरिएंट इंडिया में भी निकला है। नाउ ये वेरिएंट जो इंडिया में निकला है, इसका नाम है डेल्टा वेरिएंट। साइंटिफिकली इसे B16172 कहते हैं। नाउ इस वेरिएंट की ट्रांसमिटेबिलिटी, जिसे कहते हैं ज़्यादा ट्रांसमिशन, ज़्यादा फैलना, वो पुराने वेरिएंट से 50 गुना ज़्यादा थी। उसके अलावा ये वायरस उतना ही ज़्यादा डेडली भी था। डेडली होने का मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया, कि ये एक बहुत लर्नड वायरस था। इसको अच्छे से पता था कि ह्यूमन कि कौन कौन से ऑर्गन को और ज़्यादा इफेक्ट करना है। जब एक वायरस के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, तो एक डेडली आउटब्रेक को रोक पाना उतना ही मुश्किल होता है। इंडिया की पॉपुलेशन और डेमोग्राफी। देखिए, इंडिया एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है।
एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री जिसकी एक स्टेट में उतनी पॉपुलेशन है जितनी बहुत सारी कंट्रीज़ की कंबाइन कर दें उतनी भी नहीं हो पाती। आप सोच सकते हैं कि ऐसी कंट्री में वायरस के आ जाने से लोग कितना ही प्रिकॉशन ले लें, कितने ही सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट कर लें, रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग हमेशा ज़्यादा ही होगा। लोग कंपेयर करते हैं चाइना से कि चाइना में भी तो इतनी पॉपुलेशन है, इतनी डेंसिटी है, तो क्यों नहीं चाइना में इतना आउटब्रेक हुआ। जो लोग ये सोचते हैं मेरे हिसाब से उन्हें चाइना की हिस्ट्री नहीं पता। मैं जानता हूँ कि और कंट्रीज़ ऐसी हैं जो और भी डेंस होंगी, बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें ये डेंस लोकेशन पूरी कंट्री में स्प्रेडेड है। आप वेस्ट बंगाल की तरफ देख लीजिए ईस्ट में, आप वेस्ट में देख लीजिए गुजरात की अहमदाबाद सिटी बहुत पॉपुलेटेड है, आप नॉर्थ में देखेंगे दिल्ली, आप साउथ में देख लीजिए चेन्नई, हर सिटी पूरी कंट्री डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ऐसे में जब कोई नया वायरस आता है तो ब्लेम करना बहुत आसान है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, बट हमें ये चीज़ भी दिमाग में रखनी होगी, ये कंट्री जिसमें इतनी पॉपुलेशन है, जिसमें अनएजुकेटेड लोग की एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, और सिर्फ अनएजुकेटेड पॉपुलेशन ही नहीं, एजुकेटेड पॉपुलेशन जो वैसा ही बिहेव करे, पढ़े लिखे होने के बाद भी, अच्छी नॉलेज अच्छी एजुकेशन के बाद भी वैसे ही बिहेव करे जैसे अनएजुकेटेड लोग करते हैं, उस कंट्री में एक आउटब्रेक का डेडली होना एक रीज़न ये भी बन जाता है। नंबर 3, द स्टेट एंड सेंटर कॉन्फ्लिक्ट। देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत एग्जांपल में पहले भी सामने आ चुका है, बट इतनी शेम की बात है कि इतनी बड़ी क्राइसिस में भी ये कॉन्फ्लिक्ट ही था जो न्यूज़ में चल रहा था। सेंटर ब्लेम करता है स्टेट को कि स्टेट उतनी कैपेबल नहीं है, उतना रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रही। सेंटर ब्लेम कर रहा है स्टेट को। मैंने ये लाइन 2 बार बोल दी। सेंटर स्टेट को ब्लेम करता है, स्टेट सेंटर को ब्लेम करता है। स्टेट को ब्लेम किया जाता है कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही स्टेट्स हैं उनमें फिगर्स छुपाने की भी एलिगेशन है कि फिगर्स छुपाई गई। आप यूपी या गुजरात में या मध्य प्रदेश में भी फिगर्स के डिफरेंट काउंट का वो देख सकते हैं। हालांकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेरे हिसाब से पूरी कंट्री में ही हुआ है, बट ये सेंटर स्टेट की कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। दिल्ली गवर्नमेंट के केस में जैसे बोला गया कि गवर्नमेंट ने 32 प्लांट्स को लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन सिर्फ एक ही प्लांट लगा था। अब ऐसे केस में दिल्ली गवर्नमेंट ब्लेम करती है कि सेंटर ने रिसोर्सेज और पहले प्रायर में बताया नहीं या प्रोवाइड नहीं करे। चाहे सेंटर को ले लो या स्टेट, दोनों ने हमें फेल किया। सेंटर जिसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कहा जाता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका कन्वर्स भी एज मार्क मेंशन से ट्रू होता है। तो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्रेट पावर भी आती है, बट इस चीज़ को बिल्कुल ही जस्टिस नहीं किया हमारे सेंटर ने। इतने ज़्यादा IAS ऑफिसर, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, एनालिस्ट, इतने रिसोर्सेज होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद, अगर ये लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि एक कोविड की वेव कितनी ज़्यादा डेडली हो सकती है, कितनी सीवियर हो सकती है, तो फिर हमने इन लोगों को चुना ही क्यों, अगर इनको हम जैसे कंप्लेसेंट ही होना था तो। स्टेट की वह क्या बात करें, स्टेट सेंटर को ब्लेम करता है, और अगर अच्छा कर देता है तो उसे ऑन फ्रंट पेज आना है ताकि उसके स्टेट का मॉडल पूरी दुनिया में चले। दिल्ली गवर्नमेंट के लिए ब्लेम करना तो बहुत आसान था, बट ब्लेम करने के बजाय अगर उन्होंने वही काम खुद किया होता। एक तो बार बार यही बात घूम के आती है कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जिनको हमने ही चुना है, इन्होंने हमको इसीलिए फेल किया क्योंकि ये हमारे ही जैसे हैं। मतलब कंट्री में ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से 512 जानें जाती हैं। इसके अलावा जो डेली ऑक्सीजन की नीड थी वो 3842 से शूट होकर के 11000 पहुँच जाती है। कंट्री में ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई, किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसे अबंडेंट रिसोर्स ऑक्सीजन के लिए इतना लोग सर्वाइव घूमेंगे, इतना ज़्यादा क्लैशेस होंगे उसके लिए, इतनी ज़्यादा नीड होगी उसकी इम्पोर्टेंस को अंडररेट किया गया। और इस बीच भी पॉलिटिक्स ही रही। सेंटर स्टेट को ब्लेम करता रहा, स्टेट सेंटर को। जिन पॉलिटिशियन के पास रिसोर्सेज थे वो कई तो फ्री में बांटने लगे, कई पॉलिटिशियन ने जो अवेलेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे उनको अपने अंडर ले लिया। कई पॉलिटिशियंस खुद हॉस्पिटल में बैठे रहे और एक्स्ट्रा बुकिंग करी रही ताकि उन्हें कुछ ना हो, लेकिन उसके चलते काफ़ी लोग मर गए। ये पॉलिटिक्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न है, और एक डीप रूटेड रीज़न है। ये आंखों के सामने है, दिखता है हमें,
लेकिन हम इस बारे में क्या ही बोलेंगे, हम क्या ही कर सकते हैं। वैक्सीनेशन, क्या ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, वैक्सीनेशन, वेट लेट मी एक्सप्लेन। जिस पॉइंट पे सेकेंड वेव सबसे ज़्यादा पीक पे थी, उस पॉइंट पे वैक्सीनेशन, उससे थोड़े टाइम पहले वैक्सीनेशन के सबसे ज़्यादा लोगों को, पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाता था। नाउ यहाँ रीज़न वैक्सीनेशन नहीं है, यहाँ है द रॉन्ग परसेप्शन जो वैक्सीनेशन के साथ आता है। मैंने खुद काफ़ी लोगों से ऐसे मिला जिन्होंने फर्स्ट डोज लेने के बाद ऐसे बिहेव करने लग गए कि उन्होंने वैक्सीनेशन ले ली तो अब वायरस उन्हें कभी कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, अब उनको पूरी लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल गई है, अब उनकी बॉडी दुनिया के हर वायरस से डिफीट कर लेगी, दे आर लाइक फकिंग सुपरमैन। उन्होंने ऐसे ही बिहेव किया। जब एक लार्ज पॉपुलेशन में, जब उस टाइम पे वैक्सीन की आप अगर देखेंगे तो ड्राइव पीक पर थी, लार्ज पॉपुलेशन में जब ऐसे ही लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोगों ने ऐसे बिहेव किया, बट अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेक्शन भी ऐसा बिलीव करता है और उसी के कंसिडरेबली वो फिर बिहेव करने लगता है कि वो पब्लिक में जाएंगे तो मास्क नहीं पहनेंगे ये कहने के लिए कि वो वैक्सीनेटेड है, वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे, वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे अपने घर में ही, तो ये सारे रीज़न ऐड अप होकर के एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन बन जाते हैं। वैक्सीनेशन इटसेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं खुद वैक्सीनेटेड हूँ और मैं इसके लिए कोई बाबा रामदेव की तरह ये नहीं कहूँगा कि एलोपैथी वगैरह नहीं करनी चाहिए। बट नंबर 5 हम लोग, जी हाँ, सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे प्रोमिनेंट कॉज कि सेकेंड वेव इतनी डेडली क्यों थी, असाइड ऑल द फैक्टर्स जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए, डेल्टा वेरिएंट, स्टेट ऑफ सेंटर की कॉन्फ्लिक्ट और लोगों की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इंडिया की डेमोग्राफी, इन सब के अलावा जो सबसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था वो हम लोगों का जनरल आइडिया था। यहाँ मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बात को डिस्कस करना चाहूँगा। हम लोग के दिमाग में टेम्परेरी बायस है, हम लोग टेम्परेरी प्लेजर, टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन ढूंढते हैं, तो यही चीज़ हमारे सोशल बिहेवियर में दिखती है। ये सोशल बिहेवियर नॉर्मल डेज में तो चलता है, मतलब कभी इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन पेंडेमिक का टाइम एक टेस्टिंग टाइम होता है और इस टेस्ट में हम लोग पूरी तरीके से फेल हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब लोग का फोकस पीक पर ही होता है, बट आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस रीजन, देयर इज समथिंग अबाउट दिस रीजन। ऑब्जर्व कीजिए, ये रीजन वही रीजन है जिस पॉइंट पे कोविड सबसे लीस्ट पर था। अब याद कीजिए कि उस पॉइंट पे हमारा बिहेवियर कैसा था। हम लोग जनरली इसी कॉन्वर्जेशन में ही अपना सोशल बिहेवियर डिपिक्ट करते हैं। कोविड कम था तो बाहर जा सकते हैं, कोविड कम था तो मार्केट जा सकते हैं, कोविड कम था तो वो सारी एसेंशियल चीज़ें कर सकते हैं, कोविड कम था तो जो चाहे कर सकते हैं एज इफ इट इज़ नॉर्मल टाइम। हम लोग की यही कमी है। हमने ये समझा ही नहीं कि कोविड एक पूरी वेव, एक कंप्लीट वेव अभी भी चल रही है। कोविड एक पूरी ड्यूरेशन है, वो फेजेस में नहीं आ रहा है, वो अपना पावर नैप नहीं लेता है, वो बियर की तरह हाइबरनेट नहीं करता है। कोविड फेजेस में नहीं आता है, कोविड एक पूरी वेव है, वो स्टार्ट हुआ है, वो है अभी भी। ऐसे में जब जैसे ही वेव का डिप आता है, हम लोग ऐसे वेव करने लग जाते हैं जैसे हमने एक बैटल जीत ली हो। और हम क्या, हमारे पॉलिटिशियंस इसके एग्जाम्पल है, वो खुद ही ऐसे बोलते हैं। आप सोचिए, वो टाइम ही सबसे क्रूशियल टाइम होता है। आपको क्या लगता है सेकेंड वेव के डेडली होने का रीज़न ये था कि उस पॉइंट पर लोग ज़्यादा बाहर थे जब केसेस सबसे ज़्यादा पीक हो रहे थे? नहीं, उसके पिछले वाले पूरे टाइम में जब केसेस सबसे लो थे, उस पॉइंट पर लोगों का क्या बिहेवियर था, उस वजह से सेकेंड वेव डेडली बनी। और एक्सेप्ट कीजिए, कहीं ना कहीं हमारा सोशल बिहेवियर ही एक रीज़न बना है। हाँ, एक अनएजुकेटेड पूरी क्लास है जो इस बारे में जानती भी नहीं थी, जिन्हें आप समझाएंगे तो उन्हें मुश्किल होगी समझने में। एक ऐसी क्लास थी जो एजुकेटेड थी लेकिन अपने बिलीफ्स, अपने रिजिड रिचुअल्स, प्रीकंसीव्ड नोशंस की वजह से कुछ और मान रही थी। और हम जैसी एक ऐसी क्लास थी जो सब देख रहे थे, सब समझ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी प्रिकॉशंस लेने की, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बिहेवियर को फॉलो करने की, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सेफ रखने की खुद को, तभी हमने गलती करी, तभी हम कंप्लेसेंट हो गए। कंप्लीट वीडियो 5 रीजंस जो मुझे लगे जिसकी वजह से सेकेंड वेव बहुत डेडली थी। देखो, आई एम नॉट द नो ऑल पर्सन, मुझे सब कुछ नहीं पता, सो प्लीज़ कमेंट में बताओ अगर कोई और रीज़न जो मैंने मिस कर दिया हो। थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।
पीस।